कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस। देखिए, ऐसे हमें बहुत सारे कमीशंस पढ़ने हैं, जिन कमीशंस में कुछ कमीशंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कुछ जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। अब बेसिकली हम लोग किन बॉडीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर इन बॉडीज़ का क्या इंपॉर्टेंस, अगर पहले इंपॉर्टेंस की बात करें या फिर पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आपको बिल्कुल पता होगा कि इस डेमोक्रेटिक दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए आर्टिकल 324 में एक प्रोविज़न किया है इलेक्शन कमीशन का। तो वो कमीशन है जो देश के लिए इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करेगा। तो ऑफकोर्स वो एक कमीशन है, वो कमीशन हमने पढ़ना है। इसके पहले आपने बिल्कुल फाइनेंस कमीशन ऐसा कुछ बिल्कुल सुने हैं। तो ये कमीशन बेसिकली क्या काम करता है, उसका क्या कंपोजिशन है, रोल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो ऐसे बहुत सारे कमीशंस हैं, बस फ़र्क ये है कि इसमें से कुछ कमीशंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन हर एक कमीशन कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी को चलाने का काम करता है। लगभग हम लोग कहेंगे कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे ऐसे इंडिपेंडेंट कमीशंस की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ ऐसे कमीशंस का काम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सारे कमीशंस ये सोवरियन रहेंगे, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। आप सोचिए कि अगर हमने इलेक्शन कमीशन को सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों ऑपरेट करवाया, अगर हमने उसे कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंडिपेंडेंट बॉडी अगर नहीं रखा, तो आप सोचिए कि हमारे देश के इलेक्शन का क्या रिजल्ट आएगा। ये कुछ अलग बताने की ज़रूरत नहीं है, डेमोक्रेसी ये बस नाम की रहेंगी, और उससे फ़ायदा मतलब डेमोक्रेसी को जो फ़ायदा होने चाहिए वो तो फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए हमने इन कमीशंस को इंडिपेंडेंस रखना या फिर सोवेरेनिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जितने हम लोग कमीशंस देखेंगे ये हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने का काम करेंगे। लेकिन पहले हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि जिनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन से हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन से हैं। हर एक बॉडी को फिर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ 1 बाय 1 लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद तो ठीक हम देखने ही वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम लोग पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इसके अलावा एक ही लिस्ट में मैं यहाँ लिखता हूँ, आप उसको इंडिविजुअली लिख सकते हो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके अलावा और एक डालिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कमिश्नर। के अलावा और 2 चीज़ें हम लोग यहाँ रख रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि वो कमीशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इन दोनों बॉडी को उतना ही इम्पोर्टेंस रहने वाला है, इसलिए हम लोग इस लिस्ट में ही उसको पढ़ते हैं। एक तो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और दूसरे है अटर्नी जनरल, आपके अटर्नी जनरल एजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड अटर्नी जनरल। दोनों के रोल थोड़े बहुत आपको बिल्कुल पता होगा, इसके पहले भी हमने इसको लेके डिस्कशन किया है कि कैग जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का ऑडिटिंग करते हैं, सारा हिसाब निकालते हैं कि भाई जहाँ पे पैसा खर्च होना था वहीं पे खर्च हुआ है क्या, कितना खर्च हुआ, पैसा बचा है तो कहाँ है, इसका पूरा हिसाब रखने का काम करेंगे कैग। और रही बात अटर्नी जनरल की, हमें पढ़ना है दोनों चीज़ें। तो अटर्नी जनरल बेसिकली ये रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी केस जाती है तो ऑफकोर्स वो केस सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई तो रिप्रेजेंट करेगा ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने का काम अटर्नी जनरल का रहता है, ठीक है। तो इतने बॉडीज़ हमें पढ़ना है। अगर गलती से कुछ इस लिस्ट में छूट भी गया होगा तो डोंट वरी, हम लोग पढ़ ही लेते हैं, वो जब हम लोग जाएंगे तो वो पूरा कवर हो जाएगा, डोंट। इसके अलावा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हमें जो कुछ पढ़ना है तो उसमें डालिए आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। या देखिए, जब हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रखा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रखा, तो दोनों कमीशन हमने इधर रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। चलो कॉन्स्टिट्यूशनल हमें किसे कहेंगे और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल किसे, वो भी बताएंगे हम। पहले एक लिस्ट इसको ख़त्म कर लेते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कमीशन, सुना है कभी ऐसा कुछ है, इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स,
ये सारे कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आते हैं, ठीक है। सेम चीज़, गलती से एक आध दो कोई छूट गया होगा तो वो हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट हमारे पास लिस्ट रहे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में फ़र्क देखिए कि फ़र्क क्या है। बहुत सिंपल सा फ़र्क है भाई, जहाँ जिस कमीशन को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न दिखता है वो हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन जिसको किसी पार्ट में डाला नहीं गया है, बेसिकली उसको किसी आर्टिकल में जगह नहीं दी गई है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया और एक्ट ला के उस कमीशन को अगर बनाया है तो ऑफकोर्स वो हुए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि उसमें उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मतलब प्रोविज़न करके नहीं रखा है। तो बहुत सिंपल फ़र्क है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हुए, जो नहीं है पार्लियामेंट ने एक्ट ला के उसको बनाया है तो वो हुए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक फ़र्क। दूसरी बात, माइंड में ऐसे भी आ सकता है कि ओके मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, तो मामला ये होगा कि भाई पहले से मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जिन कमीशन को जगह दी वो तब से कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके बाद जो भी कमीशन हमने बनाए वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थे। ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, हम लोग अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला ही सकते हैं ना, तो अमेंडमेंट करके हम तो बेसिकली भाई इलेक्शन मतलब सॉरी आपके कमीशंस को भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, मैं आपको एग्जांपल दूं कि इतने यहाँ पे जितने भी आपको कमीशंस दिख रहे हैं उसमें नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये कमीशन पुराना है, ये कमीशन लेकिन पहले था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन अभी 2019 में मोदी जी ने इसको लेके 102nd या 103rd अमेंडमेंट किया और वो अमेंडमेंट करके उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग आज किसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ठीक है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रखने दो, इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल रखो, तो वो इच्छा उनकी, वो अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल माइंड में मत रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब जो कमीशंस थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हुए और उसके बाद जितने कमीशंस आए वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा नहीं है। हम कभी भी किसी भी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दे सकते हैं, ठीक। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट, फिर और एक क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि ओके फिर इस आधार पे बेसिकली मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कमीशंस हैं उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रखा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको जितने बॉडीज दिख रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम से, और इसके अपोजिट में जो दिख रहे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें जैसे अगर हम लोग देखें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो किसी का इंपॉर्टेंस इसलिए कम नहीं होने वाला कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक्चुअली उसका वर्क, उसका फंक्शन, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई फर्क नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है इंपॉर्टेंट इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा नहीं। हमने कुछ बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रखा, कुछ बॉडीज़ को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन चलो दोनों में अगर कंपेयर करें तो इम्पोर्टेंस फिर भी देखे जज करें तो इम्पोर्टेंस कभी भी किसका दिखेगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद उसके लिए प्रोविज़न किए हैं, और अगर प्रोविज़न किए हैं तो ये सारे बॉडी इंडिपेंडेंट सोवेरेनिटी के साथ अपने रोल को पूरा करते हैं, ठीक है। उतना ही इतना इम्पोर्टेंस है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर, उनका नेचर, उनका सारी चीज़ें या फिर जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ना है। इसमें से हर एक जो बॉडी है या फिर हर एक जो कमीशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़रूरी बात। लेकिन आप जैसे जैसे एक एक कमीशन को पढ़ के सामने जाओगे, आपका कन्फ्यूज़न ये बहुत ज़्यादा वाइड होते जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा। उसके पीछे की रीज़न है, कुछ रीज़न ऐसे कि हर एक इतने बॉडी हमने लिखे, लगभग समझ के चलो कि हम एटलीस्ट 15 से 20 बॉडीज़ तो पढ़ ही लेंगे। अब इतने 15-20 बॉडी में से सबका कंपोजिशन है और सबका कंपोजिशन अलग अलग है, तो किस कमीशन में क्या कंपोजिशन है वो आपको याद रखना है। एक रहता तो बात अलग थी, बहुत सारे हैं। इसके अलावा उनका टर्म, उनका रिटायरमेंट एज, उनका रिमूवल सिस्टम, उनका स्टेटस, क्योंकि बहुत सारे कमीशन के जो
कमिश्नर रहेंगे उनका स्टेटस ये सुप्रीम कोर्ट के जज इतना रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना एक्चुअली टफ हो जाता है। बाकी कमीशंस पढ़ने में बड़े इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, बस याद रखने में फिर नानी याद आ जाएंगी। ठीक है, तो उसको भी जब हम लोग पूरे कमीशंस को सारे कमीशंस को फिनिश करेंगे ना, तो लास्ट में हम एक बड़ा सिंपल सा चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे और सारे कमीशंस को एक ही चार्ट में लाने की कोशिश करेंगे, एक बिल्कुल शॉर्ट में, कि एटलीस्ट आप उसको अच्छे से रिवाइज करके उसको आप याद कर सकें, याद रख सकें। ठीक है, तो वन बाय वन इसमें से हम हमारे कमीशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले ही हम पहले ही गेंद में छक्का मार लेते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो डालिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेके तो 323 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस को लेके प्रोविज़न हमें मिलता है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है। जब हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि उस बॉडी में कितने मेंबर्स जो है वो रहेंगे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बस इतना बताता है कि इसके कंपोजिशन में एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और बाकी अदर कुछ मेंबर्स रहेंगे। अब बाकी अदर मेंबर्स कितने रहेंगे उसका कोई भी एक सर्टेन नंबर कमीशन नहीं बताता। कमीशन कहने से अच्छा हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स रहेंगे, बस इतना कंपोजिशन है। लगभग देखा गया है कि जो अदर मेंबर्स रहते हैं उसमें से लगभग मेंबर्स ये 9 मेंबर्स हमें दिखते हैं। ठीक है, ये दिखते हैं वाली बात है, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं डिसाइड हुआ है। डिसाइड बस ये है कि भाई एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स रहेंगे और इन सब का अपॉइंटमेंट ये होगा प्रेसिडेंट की तरफ से। प्रेसिडेंट खुद इन्हें अपॉइंट करेंगे। सो क्वालिफिकेशन को लेके भी ऐसा बहुत क्लियर कोई प्रोविज़न करके रखा नहीं है। बस प्रोविज़न ये है कि इस बॉडी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी मेंबर्स रहेंगे, जितने भी रहें, समझ के चलो कि एक चेयरमैन है और 9 मेंबर्स मतलब 10 मेंबर्स हैं, तो जितने मेंबर्स हैं उसमें से हाफ मेंबर्स, एटलीस्ट हाफ मेंबर्स ये ऐसे रहे जिन्हें एटलीस्ट 10 ईयर का पब्लिक सर्विस का एक्सपीरियंस है, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चलेगा। मतलब जिन्होंने एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में एज ए पब्लिक सर्वेंट काम किया है, मतलब वो ऑफकोर्स ऑफिसर थे, ऐसे 10 साल एटलीस्ट एक्सपीरियंस जिन्हें हैं वो इस कमीशन के मेंबर्स रहेंगे। लेकिन ये क्वालिफिकेशन हर मेंबर्स के लिए नहीं है। स्पेसिफिकली लिखा है कि कमीशंस के जितने मेंबर्स हैं उसमें से हाफ मेंबर्स ये 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले रहना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर। देन चेयरमैन और मेंबर्स का टर्म टेन्योर के लेके प्रोविज़न ये है कि चेयरमैन या मेंबर्स वो अपॉइंट होने के बाद एक तो अपॉइंट होने से सामने 6 ईयर तक या उनके एज के 65 ईयर्स तक वो उस पोस्ट पर रह सकते हैं। 6 और 65 ऑफ हिज एज। तो ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं ऐसा कि इसके पहले हमने देखा है, इसके पहले भी देखा है ना, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है ना कि ये दो टर्म क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऑफकोर्स वो 55 ईयर्स के हैं और अब उनका टर्म अगर देखना है तो ऑफकोर्स वो 6 साल पूरे करेंगे, 61 तक रहेंगे। लेकिन अगर वो 60th में अगर अपॉइंट हुए रहते हैं तो पहले हमें ये देखना रहता है कि इन दोनों में से पहले क्या आएगा। तो ऑफकोर्स 60th में अगर अपॉइंट हुए हैं तो भाई 65 ये पहले आएगा 6 साल से पहले, क्योंकि 6 साल के लिए तो 66 का हो जाएंगे वो। 65 मतलब 5 साल, तो देखना ये पड़ेगा कि दोनों में से पहले क्या आएगा, उतना उनका टर्म रहेगा। ठीक है, चलो ये हुआ उनका टर्म। अगर उन्हें अपने पोस्ट से रिज़ाइन देना है तो बड़ा सिंपल सा मामला है, जिन्होंने इन्हें अपॉइंट किया उन्हीं को वो देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। तो ये तो हुआ उनको लेके एकदम बेसिक प्रोविजंस कि भाई उनका टर्म क्या है एंड क्वालिफिकेशन क्या है एंड ऑल दैट। अब सामने के हमें प्रोविजंस देखना है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स दिख रहे हैं, चेयरमैन रहे या फिर मेंबर्स रहे, अगर
उन्हें अगर उनके पद से हटाना है, उनका रिमूवल करना है, तो रिमूवल का क्या प्रोसेस है। देखो, आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके दो बातें ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली हैं। एक, उनका रिमूवल कर सकता है, दूसरा आफ्टर रिटायरमेंट वो कहाँ सर्विस दे सकते और कहाँ नहीं दे सकते। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज़्यादा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी लेकिन एक बात बहुत क्लियरली माइंड में रखो, अभी हम लोग इनका जो रिमूवल देखेंगे, ये रिमूवल लगभग सारे कमीशंस के चेयरमैन और मेंबर्स को लागू हैं, सारे ही। बस कुछ चीज़ें ऐड ऑन होगी, बाकी लगभग जो प्रोसीजर रहेगा ना वो सेम रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो बड़ा सिंपल हो जाता है बहुत बार इनका रिमूवल याद रखना, क्योंकि सारे कमीशंस के चेयरमैन को लगभग सेम ही हमें रिमूवल सिस्टम दिखेगा। ठीक है, तो इनके रिमूवल की अगर हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंट बात कि यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स, इनको पद से हटाने का राइट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट उन्हें पोस्ट से हटा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ रीजंस लगेंगे। ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी भी कारण से प्रेसिडेंट उन्हें पोस्ट से हटा पाएंगे, नहीं, कुछ स्पेसिफिक रीज़न रहना ज़रूरी। तो रीजंस क्या और क्या रीज़न है, तो किस प्रोसीजर से किसी को हटाया जा सकता है, वन बाय वन हम लोग उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम यहाँ पे रीज़न रखेंगे, यहाँ पे एक ही रीज़न रखना है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 3 रीजंस देखें तो अगर वो पर्सन बैंकक्रप्ट हुआ है तो, या उसने, अच्छा बैंकक्रप्ट का मीनिंग पता है सबको, पता है ना बैंकक्रप्ट का मीनिंग सबको, ठीक है। बैंकक्रप्ट मतलब जैसे हमारे देखिए देश के बड़े समाज सेवक विजय माल्या लास्ट टाइम बैंकक्रप्ट होके देश से भागे थे ना। बैंकक्रप्ट मतलब हो गया उसका घर-द्वार पूरा बिक गया है, वो अभी रास्ते में आ गए है ना, उस पर्सन को हम लोग कहते हैं बैंकक्रप्ट। ठीक है, अगर वो बैंकक्रप्ट हुए हैं तो उन्हें उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है हम लोग वो बाद में देखते हैं। सेकेंड रीज़न, वो ऑलरेडी इस कमीशन पे सर्विस दे रहे हैं, इस कमीशन पे हैं, ऑफ कोर्स उनको उसके बदले सैलरीज एंड बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन इस कमीशन में वो ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने और कहीं पैसों के लिए अगर वो सर्विस दे रहे हैं तो भी प्रेसिडेंट उन्हें इस पोस्ट से हटा सकते हैं। कहीं और अगर वो पैसों के लिए अगर सर्विस दे रहे हैं तो, अगर वो पर्सन मेंटली या फिजिकली अनफिट है या कैपेबल नहीं है, ठीक है, मेंटली फिजिकली अगर वो कैपेबल नहीं है तो अभी हमने ये जो 3 रीजंस यहाँ रखे हैं, इसमें से कोई भी एक रीज़न प्रेसिडेंट के सामने आता है तो चेयरमैन रहे या मेंबर्स रहे, दोनों के लिए, दोनों कैटेगरी के लिए एक ही प्रोविज़न है। इसमें से कोई भी एक रीज़न अगर किसी को लागू होता है तो उस समय प्रेसिडेंट किसी से भी कंसर्न ना करके डायरेक्टली उस पर्सन का रिमूवल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट अगर चेयरमैन या मेंबर्स को डायरेक्टली अगर उनका रिमूवल कर रहे हैं तो इसमें से अगर कोई एक कारण है तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और कारण है और वो कोई और कारण है मिसबिहेवियर, तो मामला अलग हो जाता है। अब मिसबिहेवियर का डेफिनेशन देखिए क्या दिया है। हर कमीशन में मैं सेम चीज़ पढ़ाने वाला हूँ और हर कमीशन में मैं आपको मिसबिहेवियर का जो डेफिनेशन है ना वो भी बताने वाला हूँ। आपको बिल्कुल आपका कमीशन नहीं पूछेगा, ये कमीशन नहीं पूछने वाला आपको एग्जाम में कि भाई बताओ मिसबिहेवियर का डेफिनेशन क्या है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इतना डेप्थ में पूछेंगे, लेकिन ऊपर अगर हम लोग बात करें कि मिसबिहेवियर का डेफिनेशन 2 हमें मिलता है डेफिनेशन। एक, अगर वो पर्सन का किसी भी तरीके से कोई भी रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से है तो उसे मिसबिहेवियर माना जाएगा। अगर उस पर्सन का कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से है तो उसे मिसबिहेवियर माना जाएगा। आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग कामों के टेंडर्स निकालती हैं तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन का कंसर्न उस टेंडर से है
तो भाई पहली बात तो उन्होंने अपने पोस्ट का गलत फ़ायदा लिया है, और दूसरी बात वो ऑलरेडी कहीं से किसी अलग तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो करप्शन माना जाएगा और करप्शन के चलते प्रेसिडेंट उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन हुआ है मिसबिहेवियर का कि भाई उसका कंसर्न, उसका रिलेशन अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्रीमेंट से है, टेंडर से है या फिर किसी पैक्ट से है। तो दूसरा मामला थोड़ा और टेढ़ा नहीं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में है। दूसरा डेफिनेशन ये बताता है कि उस पर्सन ने अगर किसी भी कंपनी से अगर किसी भी अलग तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की तो भी उसे मिसबिहेवियर माना जाएगा। किसी भी कंपनी से अगर उसने अलग तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की, अब ये अलग तरीका क्या है ये इतना डेफिनेशन नहीं दिया गया, लेकिन ये बात रखी गई। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि भाई शायद वो कहीं और से भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मिसबिहेवियर के नाम से ये डेफिनेशन मैं आपको हर कमीशन में बताऊंगा, आप परेशान हो जाओगे फिर भी बताऊंगा। उसके पीछे का रीज़न कि एटलीस्ट लास्ट मोमेंट तक जब तक आप एग्जाम लिखोगे तो आपको वो याद रहे कि हाँ भैया ऐसा कुछ तो डेफिनेशन है, गलती से अगर क्वेश्चन बन जाए लिख पाओगे वहाँ पे। तो यहाँ अगर मामला मिसबिहेवियर का है तो उस समय ऑफकोर्स उनके ऊपर एक्शन लिया ही जाएगा, नो डाउट। लेकिन 3 रीजंस रहते, 3 में से कोई भी एक रीजन रहता तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट एक्शन लेते और डायरेक्ट एक्शन लेके उनका रिमूवल करते। लेकिन यहाँ पे ये 3 रीजन नहीं है, यहाँ पे रीजन है मिसबिहेवियर का। अगर मामला मिसबिहेवियर का है तो उस समय प्रेसिडेंट उस चेयरमैन या मेंबर्स के इंक्वायरी को लेके उस मामले को सौंपते हैं सुप्रीम कोर्ट के तरफ। अगर मामला मिसबिहेवियर का है तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, उन्हें वो राइट नहीं है। उस समय उन्हें ये मामला सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के लिए भेजना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इसका पूरा इंक्वायरी करेगा और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि यस ही इज कल्प्रिट, इसी ने बदमाशी की है, यही दोषी है, तो उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फिर प्रेसिडेंट को उस रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई ये दोषी है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ प्रेसिडेंट को ये कह दिया कि वो दोषी है तो फिर प्रेसिडेंट को एक्शन लेके उन्हें उनके पद से हटाना ही पड़ेगा। अब जरूरी बात, मामला देखो क्या है, प्रेसिडेंट खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो मामला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि हाँ इन्होंने क्राइम किया है, एक बार क्राइम किया, रिकमेंड कर दिया, तो प्रेसिडेंट यहाँ उस सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को झटक नहीं सकते, उनको मानना ही पड़ेगा और उन्होंने उनका रिमूवल जो है वो करना ही पड़ेगा। तो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही अगर ये मामला है मिसबिहेवियर का तो उनका रिमूवल हो सकता है। क्लियर जी? ये 3 रीज़न में से कोई भी एक रीज़न है तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट एक्शन लेंगे, उनका रिमूवल करेंगे। लेकिन मामला मिसबिहेवियर का है, मिसबिहेवियर का डेफिनेशन हमने दिया, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के लिए जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि हाँ ये इन्होंने क्राइम किया है तो प्रेसिडेंट उनका रिमूवल करेंगे, उसके पहले वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ड्यूरिंग इंक्वायरी, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला है, तब तक प्रेसिडेंट एक काम कर सकते हैं, खुद एक्शन लेके। ड्यूरिंग इंक्वायरी प्रेसिडेंट उस चेयरमैन या मेंबर को उतने टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड करने का राइट है उन्हें, रिमूवल का राइट नहीं है, सस्पेंड करने का राइट है। इंडिपेंडेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, सो बेसिकली इनका इंडिपेंडेंस देखने की ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी इंडिपेंडेंस को लेके हम लोग 1-2 बातें बात कर लेंगे। जैसे अभी तो हमने एक इंडिपेंडेंस देखा है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को जब चाहे प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं भी, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस दिए हैं। अगर ये रीज़न है तो आप हटा सकते हो, वो भी अगर मिसबिहेवियर है तो वहाँ पे अपनी तो चला भी नहीं सकते, आपने सुप्रीम कोर्ट को देना है इंक्वायरी के लिए। तो ये हुआ उनका इंडिपेंडेंस का एक पार्ट। दूसरी बात कि ये जो कमीशंस के जो चेयरमैन और मेंबर हैं, उनके सैलरी में कोई भी ऐसे बदलाव नहीं हो सकते हैं जिनके चलते उनको नुकसान होगा। बड़ी सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो जब तक वो पोस्ट पे हैं, उनका जितना सैलरी है वो सैलरी में कोई कटौती नहीं हो सकती। सैलरीज बढ़ सकते हैं, वो कम नहीं हो सकते, तो वो भी उनका इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस की 2 बातें एटलीस्ट ध्यान रखिए। रही बात रिस्ट्रिक्शंस की, तो रिस्ट्रिक्शंस हमें ज़्यादा है
और रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे आपको इस बात को लेके कि एक बार उन्होंने यहाँ इस कमीशन पे सर्विस दे दिया, मतलब एक तो वो 6 साल थे या फिर उनके एज के 65 तक थे, एक बार उन्होंने सर्विस दे दिया तो आफ्टर रिटायरमेंट वो कहीं और सर्विस दे सकते हैं क्या, या फिर वो फिर से उस पोस्ट पे रीअपॉइंट हो सकते हैं क्या, या फिर किसी और कमीशन पे वो अपॉइंट हो सकते हैं क्या। अब किसी और कमीशन पे देखो, मतलब कैसे, जैसे हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देख रहे हैं तो स्टेट लेवल पे भी तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो हमें ये देखना है कि यहाँ का बंदा वहाँ जा सकता है क्या। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से देखना है। तो पहले हम चेयरमैन की बात करेंगे कि भाई चेयरमैन जो है उनकी एक बार सर्विस पूरी हो जाए तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें दिखते हैं क्या। सो फर्स्ट पॉइंट चेयरमैन को लेके, चेयरमैन अपने चेयरमैन मतलब उस पोस्ट से एक बार रिटायर हुए, मतलब 6 साल हुए, एग्जाम्पल लेंगे, हो सकता है कि कोई पर्सन अपने एज के 52 में ये चेयरमैन हुए, अब उनका टर्म जो है वो तो है 6 और 65, तो उस हिसाब से तो 6 साल पहले आएंगे, मतलब 58 में वो 6 साल हुए, तो सामने फिर से अगर देखा जाए तो 65 के लिए 7 ईयर्स है ना, तो हो सकते हैं ना फिर से अगर छूट दी जाए तो ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर ये है कि चेयरमैन एक बार अपने चेयरमैन इस पोस्ट से रिटायर हुए तो वो सेम पोस्ट पे वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते, उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन। सेकंड रिस्ट्रिक्शंस, आफ्टर रिटायरमेंट चेयरमैन ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट में कोई सर्विस नहीं दे सकते, मतलब सीधा सीधा मामला कि उनका कहीं पे अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता सर्विस को लेके, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं रिस्ट्रिक्शंस के जो चेयरमैन पे लागू होते हैं, ठीक। तो जैसे चेयरमैन को लेके हमने देखा, वैसे ही हमें मेंबर्स भी देखना पड़ेगा कि मेंबर्स को लेके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं क्या। तो देखिए मेंबर्स को लेके सेम फर्स्ट पॉइंट सेम ही है, एक बार कोई भी मेंबर अपने उस पोस्ट से एक बार रिटायर हो गए तो वो सेम पोस्ट पे उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने रीअपॉइंटमेंट के लिए सीधा रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, उनका रीअपॉइंटमेंट सेम पोस्ट पे नहीं हो सकता है। सेकेंड पॉइंट भी सेम है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें एक चीज़ को लेकर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो देखिए क्या, हम बात कर रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की। 2 बातें याद रखिए, कभी भी किसी भी पर्सन का रीअपॉइंटमेंट सेम पोस्ट के लिए नहीं होगा, सेम पोस्ट बोल रहा हूं मैं, उसके लिए नहीं होगा, मतलब मेंबर नहीं होगा, चेयरमैन नहीं होगा। दूसरी बात, कभी भी किसी भी पर्सन का जिसको हम लोग कहेंगे कि वो अपने पोस्ट से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, डिमोशन नहीं होने वाला, डिमोशन नहीं हो सकता, प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन नहीं हो सकता है। अब ये 2 बातें याद रखिए, क्योंकि यहाँ यूपीएससी पढ़ते समय तो इजी है, जब आप स्टेट पीएससी पढ़ोगे ना तो यही चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो अभी एटलीस्ट 2 बातें आप याद रखो कि उनका डिमोशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी और यूपीएससी की ये है मेंबर, ये एक बार मेंबर हो गए तो यहाँ एज अ मेंबर वो उस सेम पोस्ट पे तो अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें उनके ऊपर के पोस्ट की, तो वो यूपीएससी के सेम ही कमीशन के चेयरमैन हो पाएंगे ना। अरे वो सेम पोस्ट पे नहीं आ सकते, लेकिन उनका प्रमोशन तो हो सकता है ना, वो मेंबर थे तो वो यूपीएससी के यहाँ पे चेयरमैन हो सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर उनके मेंबर का जो टर्म एक बार फिनिश हो गया तो उसी कमीशन के वो चेयरमैन के पोस्ट पे आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्हें और एक जगह का अपॉर्चुनिटी मिलता है या फिर मिल सकता है, जैसे वो सेम कमीशन के चेयरमैन के पोस्ट पे आ सकते हैं, वैसे ही हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट पीएससी हैं
उस स्टेट पीएससी के भी चेयरमैन के पोस्ट पे उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। अब बिल्कुल मायने में मत लाओ कि भाई ये तो यूपीएससी से वो स्टेट पीएससी जा रहे हैं तो ये तो डिमोशन हो रहा है। डिमोशन कैसे हो रहा है? आप सोचो कि वो पहले किस पोस्ट पे थे और आज किस पोस्ट पे जा रहे हैं। वो पहले वो मेंबर थे, अब वो चेयरमैन हो रहे हैं, तो वो डिमोशन नहीं, उनका प्रमोशन ही है। ठीक है, तो दो उनके पास ऑप्शन हैं, एक तो वो यूपीएससी के चेयरमैन या फिर किसी भी स्टेट पीएससी के चेयरमैन वो हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वो भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी सेवा में आपको इन्वॉल्व नहीं दिख सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं सकते। ठीक, ये रिस्ट्रिक्शंस हमें दिखते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बार एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था और मामला ये था, ये मामला 1979 का है, जब हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रिटायर्ड चेयरमैन AR किडवाई, ये आफ्टर रिटायरमेंट इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एक स्टेट के, मेरे ख्याल से बिहार होगा शायद, वहाँ के गवर्नर के पोस्ट पे। वो गवर्नर हो गए बिहार के। तो इस बात को चैलेंज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम लोग देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग रूल देखें तो रूल तो ये बताता है भाई कि कोई पर्सन जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस नहीं दे सकता, तो अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट में किया गया इस बात को चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इसको लेके जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट, पहली बात, ये अपॉइंटमेंट ये लीगल माना, पहली बात, ये ऑफिशियल माना, इसको इनलीगल नहीं उन्होंने कहा। उसको देख के, इसको लेके देखिए उनका इंटरप्रिटेशन क्या था। उनका इंटरप्रिटेशन ये था कि गवर्नर ये पोस्ट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का नौकर का पोस्ट नहीं है। अरे वो क्या नौकर थोड़ी है गवर्नर, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अलग बात हो गई, सेंट्रल या स्टेट में सर्विस देना ये बात अलग हो गई, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए ये अपॉइंटमेंट उन्होंने इनलीगल नहीं कहा, लीगल कहा। ठीक है, तो उसको अप्रूवल मिल गया था। और एक मामला जहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है कमीशन, टर्म को लेके समझिए, मतलब वो क्या मामला रह सकता है। हमने कहा कि भाई मेंबर्स रहे या फिर चेयरमैन रहे, उनका जो टर्म है वो 6 ईयर या उनके एज के 65 तक। तो एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल समझ के चलिए कि कोई XYZ ये मेंबर यूपीएससी, मतलब ये यूपीएससी के मेंबर हो गए XYZ। अब 6 साल का टर्म था उनका, 6 या 65 तक था, तो समझ के चलिए कि 4 साल तक उन्होंने एज अ मेंबर काम किया था। लेकिन ऊपर का जब यूपीएससी का जब चेयरमैन का पोस्ट वैकेंट हुआ तो इन्हें फिर यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। तो यहाँ उन्होंने 4 साल का सर्विस दिया, अब वो बने हैं चेयरमैन। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अब वहाँ पे उन्हें एज अ चेयरमैन जो टर्म मिलेगा तो वो फ्रेश 6 ईयर और 65 मिलेगा कि यहाँ जो बैलेंस है उनका 2 साल का वो मिलेगा। यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो भी सकता है, बन भी सकता है और कमीशन आपको फंसा भी सकता है। तो जो बैलेंस पीरियड है उसका कोई लेन देन नहीं रहेगा। पोस्ट अगर फ्रेश है तो उनको टर्म भी फ्रेश ही मिलने वाला है, 6 ईयर और 65 ईयर। ठीक है, फुल फ्रेश टर्म उन्हें मिले। कमीशन का क्या रोल है, कमीशन के क्या फंक्शंस हैं, उनके रोल एंड फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑफकोर्स एक बात तो आप सभी को क्लियर होगा कि उनके रोल और उनके फंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन उनका रोल जो है वो है एग्जामिनेशन। हर साल जो एग्ज़ाम्स निकलेंगे, ठीक है, उसका टाइम टेबल और सारी चीज़ें, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, कैंडिडेट्स रिक्रूट करना, ये उनके बेसिक काम है। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी उनके फंक्शंस में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती है। जैसे सेकंड, अगर किसी भी स्टेट ने, सिंगल स्टेट रहे या मोर देन 2 स्टेट्स रहे, अगर स्टेट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेस्ट किया कि आप, मतलब यूपीएससी, इनके स्टेट के कुछ सीट्स जो है उसके लिए एग्ज़ाम्स ले, तो यूपीएससी उस स्टेट के उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज पर उनका जो भी रिक्वेस्ट है उसको लेके स्टेट यूपीएससी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप कुछ स्पेसिफिक सीट्स या फिर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स लें। यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, बच्चे रिक्रूट करेगा, यूपीएससी का काम फिनिश। यूपीएससी और कैंडिडेट, उनका जो संबंध है वो बस जीवन में एक ही बार नहीं आता। मतलब आपका संबंध उनके साथ बस इतना नहीं है कि हाँ ठीक है भाई, जब तक एग्ज़ाम हम लोग लिख रहे हैं तब तक ही यूपीएससी से हमारा है, उसके बाद भी TTMM, तुम तेरा हम हमारा, ऐसा नहीं। आपके पोस्टिंग के बाद
आपका कहीं पे भी पोस्टिंग हुआ है, उसके बाद आपके ट्रांसफ़र को लेके भी यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन देता है। इसके अलावा आपके प्रमोशन को लेके भी यूपीएससी ही सेंट्रल को सजेशन देगा। तो कैंडिडेट्स या फिर सर्वेंट के प्रमोशन और ट्रांसफ़र को लेके भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सर्वेंट जो यूपीएससी ने रिक्रूट करके दिया है, वो जब सर्विस पे था, मतलब उसका जो पीरियड था, ड्यूटी पीरियड था, इन बिटवीन अगर किसी कारण से कुछ एक्सीडेंट हुआ है, उसे अगर कुछ हानि हुई है, तो उस पर्सन को कितना कंपनसेशन देना चाहिए, उसके कंपनसेशन के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन यूपीएससी ही करता है। तो ये तो उनके राइट्स हुए कि भाई वो क्या क्या करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी दिखेगा कि इसी कमीशंस के काम को लेके या फिर इनके रोल, इनके फंक्शंस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर रिस्ट्रिक्शंस देखें तो एग्ज़ाम्स निकलते हैं। अब एग्ज़ाम्स में कुछ जगह जो है वो जनरल है, कुछ जो है वो रिज़र्व है। रिज़र्वेशन देखो बहुत तरीके के हैं, आपको कुछ रिज़र्वेशन जैसे हॉरिजॉन्टल दिखेंगे, कुछ जो है वो वर्टिकल दिखेंगे। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं किसी दिन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जैसे रिज़र्वेशन तो SC ST ये जनरल रिज़र्वेशन तो है ही, इसके अलावा स्पोर्ट कोटा ये भी तो रिज़र्वेशन है। अब ये जो मामला है रिज़र्वेशन का, तो किस कैटेगरी को कितने पोस्ट रिज़र्व रहेगा, इसको लेके यूपीएससी कोई डिसीजन नहीं ले सकता खुद। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगा इतने कैटेगरी को, इस कैटेगरी को इतने सीट्स। ये काम सेंट्रल का है, ये काम यूपीएससी का नहीं है। रिजर्वेशन को लेके कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। इसके अलावा समझ के चलिए कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, इन कैंडिडेट्स के तरफ से कोई भी डिमांड अगर यूपीएससी को या फिर किया गया हो एग्ज़ाम्स को लेके, मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कोई भी खास डिमांड्स हो या फिर और कुछ रिजर्वेशन की जगह बढ़ाइए या फिर जो भी डिमांड्स हैं, उस डिमांड्स को लेके भी डिसीजन लेने का कोई राइट कमीशन को नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। इसके अलावा कमीशन को सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप बी के ही एग्ज़ाम्स लेने का राइट है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का काम ये कमीशन का नहीं है। कमीशन और कमीशन के राइट्स को लेके ही हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, आज जैसे अगर हम लोग देखें तो कमीशंस के खुद का कुछ राइट्स हैं, उनका खुद का कुछ इंडिपेंडेंस हमें दिखता है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कमीशन के जितने कुछ राइट्स हैं, इन राइट्स को कम करने के राइट्स किसी को है क्या? तो पार्लियामेंट खुद को नहीं है, कैबिनेट मतलब सरकार उसे भी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट को है। प्रेसिडेंट कमीशन के कुछ राइट्स ये बिल्कुल काम कर सकते हैं। सिर्फ ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दिया है। कि जैसे एग्जांपल अभी देखा हमने कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के एग्जाम्स यूपीएससी लेता है, तो समझ के चलो कि ग्रुप बी का भी निकालना है, तो उनके राइट्स तो कम हो गए। तो ये कौन कर सकता है? तो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को ही ये राइट है कि वो इनके अधिकारों को कम कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक तरफा नहीं है कि प्रेसिडेंट चाह रहे हैं और उन्होंने कर लिया है, नहीं, वो कर तो सकते हैं। लेकिन इसको लेके देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या कहता है। अगर प्रेसिडेंट ने इस कमीशन के राइट्स अगर कम किया है, तो जो भी पॉइंट मतलब जो भी वो टॉपिक है जिसको कम किया गया है, उसको, उस राइट को जिसको कम किया गया है, उसको एटलीस्ट प्रोविज़न ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल कि उस पॉइंट को एटलीस्ट 14 डेज तक पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में रखना ज़रूरी। 14 दिन तक, मतलब 14 दिन वो पॉइंट जो है वो लोकसभा राज्यसभा में रखा जाएगा, तो शायद दोनों हाउस में उसको लेकर डिस्कशन होगा। एंड ऑफ द डे डिसीजन पार्लियामेंट लेगा कि उस राइट्स को हटाना था या नहीं हटाना था। प्रेसिडेंट भले ही हटा सकते हैं, लेकिन उसके बाद 14 डेज तक प्रेसिडेंट को उस पॉइंट को पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में रखना ज़रूरी है। कमीशन हर साल उनका जो भी एक साल का जितना भी कुछ काम है उसको लेके अपना ईयरली रिपोर्ट बनाएंगे और ईयरली रिपोर्ट वो प्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट के सामने, और प्रेसिडेंट उस ईयरली रिपोर्ट को रखेंगे फिर पार्लियामेंट के सामने। कमीशन अपने पूरे साल भर का एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे
प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रखेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे पूरा जो साल भर में कमीशन का काम है वो भी चीज़ें दी हैं, और कमीशंस के जो भी डिमांड्स है कि आने वाले सालों में हमने इतने पोस्ट जो है वो है ना फिल करना है, या फिर जो भी चीज़ें हैं डिमांड्स वो भी हैं। अब ऑफ कोर्स हम कह रहे हैं कि इस ईयरली रिपोर्ट में ही उनके डिमांड्स भी हैं। अब डिमांड्स कहा जा रही है पार्लियामेंट, मतलब बेसिकली उस डिमांड्स को कौन अप्रूवल देने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने जो भी कुछ डिमांड्स किए हैं कि इस साल इतनी जगह, एग्जांपल लेके कि इन्होंने डिमांड किया है कि इस साल 1000 सीट्स जो है वो हमें भरना ज़रूरी है, तो इनके डिमांड्स मानना सेंट्रल गवर्नमेंट पे कंपलसरी नहीं है। नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, इच्छा उनकी। मतलब इन्होंने अगर 1000 बोले हैं तो हो सकता है कि 100 कम करके वो 900 सीट्स ही निकालने के लिए बोले। सेंट्रल गवर्नमेंट पे इनके रिकमेंडेशन जो है वो कंपलसरी नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं कमीशन का रोल हमें थोड़ा कमज़ोर दिखता है। लेकिन फिर भी एक बात याद रखिए, उन्होंने जो सलाह या फिर जो डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट को की है वो सलाह मानना सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपलसरी नहीं। अगर लेकिन कमीशन ने यही एडवाइस अगर किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री को की होती तो मिनिस्ट्री को वो सलाह मानना कंपलसरी है। सरकार अलग है, मिनिस्ट्री अलग है। उनका अगर कोई एडवाइस मिनिस्ट्री को है तो मिनिस्ट्री को मानना पड़ता है। अगर उनका एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को है तो वो मानना सेंट्रल गवर्नमेंट पे कंपलसरी नहीं है। ठीक, तो मामला यही है। इसलिए बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इस बात को लेके बनते हैं कि भाई अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर एडवाइस दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो कहीं तो हमें इनका रोल ये थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पे दिखता है। हमें और एक जगह थोड़ा सा रोल कमीशन का कमज़ोर दिखता है, वो ये कि जब कैंडिडेट रिक्रूट हो जाते हैं, रिक्रूटमेंट के बाद जब उनका पोस्टिंग होता है, पोस्टिंग होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब गड़बड़ इन द सेंस करप्शन का मामला अगर सामने आ जाए। अभी आप सोचिए, आपको पता होगा नासिक वाला मामला, महाराष्ट्र के नासिक वाला मामला पता है कि नहीं पता? नहीं पता। अरे वो जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था जो बाद में भोंदू बाबा बन गया, ज्योतिषगिरी करता था, 200 करोड़ का मालिक है, और वही स्कैंडल वाला काम, मतलब हमारे देश के बाबाओं ने तो मतलब ये तो बेड़ा उठाया है ना स्कैंडल वाला। ठीक है, और इतना पॉपुलर पर्सनैलिटी, आप सोचिए कि जिसकी हद नहीं, मतलब सीएम से लेके तो आपके अमित शाह तक सबसे उसके कांटेक्ट हैं। आप सोचो कि अगर ऐसा कोई पर्सन है जिस पर्सन को मतलब इतने स्पेशल वहाँ नासिक में जैसे अभी कुंभ मेला है तो मालूम था कि भाई कुछ लैंड्स, मतलब लोग आएंगे, भक्तगण आएंगे तो उनके लिए सर्विस देने के लिए, तो उसने तो एक दिन में सारे के सारे लैंड्स खरीद लिया था। आप सोचो कि कितने पावर्स हैं। तो जब इतने पावर जाते हैं तो पावर्स के लिए कहीं ना कहीं ये सारे पावर्स कौन प्रोवाइड करता है? ऑफिसर्स, और कोई नहीं। मतलब यहाँ करप्शन तो हो रहा है। अगर करप्शन हुआ, जैसे मतलब महाराष्ट्र का ये मामला तो बहुत ही शर्मसार करने वाला है। मतलब उस मामले में, इस मामले को लेके जिस पहले पर्सन को रिजाइन देने की नौबत आई वो मैडम स्टेट वुमेन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं। आपने जिनके वेलफेयर के लिए जिस महिला को अपॉइंट किया वही महिला अगर ऐसे पर्सन के साथ है, आप सोचो कि हम कितने सुरक्षित हैं। ये सोचने वाली बात है। तो आप सोचिए कि ब्यूरोक्रेसी और बाकी सारे लोगों के हाथ कहाँ तक जाते हैं, अंदर तक। तो करप्शंस होते हैं तो भी चार्ज लगेगा, इंक्वायरी होगी, पनिशमेंट दिया जाएगा। कौन करेगा इंक्वायरी? तो इंक्वायरी बेसिकली 2 बॉडी करती है। अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो इंक्वायरी खुद अपने लेवल पे यूपीएससी भी करता है, लेकिन बहुत बार यूपीएससी की इंक्वायरी पे भारी पड़ते हुए हमें दिखता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। ये सीवीसी आपने पहले सुना है क्या नाम? सीबीआई तो सुना ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पप्पा है ये, पप्पा। मतलब आप जो रास्ते पे देखते हो ना वो खूंखार कुत्ते लेके घूमते हैं, तो जो घूम रहे हैं ना खूंखार वो सीबीआई है, और जो घुमा रहे हैं वो सीवीसी है। सीधा मामला। ठीक है, ये बॉस हैं, बॉस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जेब में बैठ के काम करते और कुछ नहीं। सीधा मामला, उनके जेब में बैठ के काम करते और कुछ नहीं। तो जब ऐसे कुछ सामने आएगा, स्कैम सामने आएगा, तो इंक्वायरी यूपीएससी भी करेगा, इंक्वायरी सीवीसी भी करेगा, लेकिन सीवीसी को उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि करप्शन के चार्जेस और बाकी सारी चीज़ें सीवीसी देखता है ना। अब देखो यहाँ मजे की मामला है, सीवीसी पता है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तभी तो हमने लिस्ट बनाई।
और यहाँ यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उसके बावजूद भी सीवीसी ये भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कमीशन का रोल थोड़ा हल्का फुल्का होते हुए दिखता है। ठीक है, ये हुआ आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। डन। चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन को लेकर प्रोविजंस दिख, तो हमने इसके पहले इलेक्शन कमीशन ये किस लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट करता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन किस लेवल पे करता है, ये हमने देखा है ना, याद है? जब हम लोग आर्टिकल 324 की इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, 6 कैटेगरी की इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करते हैं। और जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के, तो वो इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट के लोकल बॉडीज़ को लेके इलेक्शंस कंडक्ट करता है, जैसे झेडपी, जिला परिषद, देन आपका पंचायत समिति, देन आपका विलेज पंचायत, फिर आपका जो है महानगर पालिका, देन नगर पालिका, देन नगर पंचायत, 6 कैटेगरी, इनके 6 अलग, उनके 6 अलग। तो हम लोग आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 324 में या फिर 324 से लेके 329 में इनको लेके जो प्रोविजंस किए हैं, तो जैसे कंपोजिशन को लेके प्रोविज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर रह सकते हैं। अदर कमिश्नर वो प्रेसिडेंट की इच्छा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन एक चीफ इलेक्शन कमीशन रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर, अदर कमिश्नर को हम लोग वैसे कमिश्नर, अदर कमिश्नर ऐसे नहीं बोलते, हम लोग कमिश्नर कहते हैं। जैसे एक चेयरमैन है, बाकी मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मेंबर्स है वो है कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर ओनली, उनको अदर ये वर्ड नहीं लगाया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, तो ये राइट भले ही प्रेसिडेंट को सौंप दिया गया था कि अगर आप चाहते हो तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इलेक्शन कमिश्नर मतलब मेंबर्स भी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन 1950 से लेके तो 1989 तक ये जो बॉडी था ये सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी था, मतलब यहाँ सिर्फ एक ही पर्सन बैठते थे, वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन पहली बार 1989 में इसकी ज़रूरत पड़ी कि भाई हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कुछ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट करना ज़रूरी हो जाएगा। तो उस टाइम पे कंपोजिशन देखो क्या हुआ था और क्यों हुआ था हम लोग बाद में देखेंगे। सो 1989 में एक अमेंडमेंट करके, अमेंडमेंट इन द सेंस इसमें चेंजेस करके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये नया कंपोजिशन जो है वो अपॉइंट किया गया। तो 2 मेंबर्स नए से डाले गए। अब ये 2 मेंबर्स नए से, इलेक्शन कमिश्नर नए से डालने के पीछे की वजह क्या थी, पहले तो उसे समझते हैं हम लोग, क्योंकि 1989 में हमने एक बहुत बड़ा जिसको हम लोग कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट किए हमारे डेमोक्रेसी में। इस साल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 61th अमेंडमेंट करके हमने नया प्रोसीजर ये लाए या फिर नया प्रोविज़न ये लाए कि अब तक वोटिंग के लिए जो एज लिमिटेशन 21 था उसको कम करके हमने 18 ईयर किया था। ये अमेंडमेंट ही 1989 में हुआ और लोकसभा के 9th लोकसभा के इलेक्शन भी 1989 में ही होने वाले थे। आप सोचिए कि अगर 21 एज से अब हम लोग 18 एज कर रहे हैं तो लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ नए वोटर्स ऐड हो जाएंगे ना भाई, ऐड हो जाएंगे तो काम नहीं बढ़ेगा इलेक्शन कमीशन का। तो ये जो काम बढ़ा था इसके लिए एक्स्ट्रा के 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए। 61th अमेंडमेंट उसके लिए कारण है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 1989 में ही अमेंडमेंट हुआ, लेकिन इलेक्शन भी 1989 में ही था। इलेक्शन हो गया, सारा काम हो गया, काम डन हो गया, तो जितना बर्डन बढ़ा था बर्डन रिलैक्स हो गया। बर्डन रिलैक्स हो गया तो जो एक्स्ट्रा के 2 मेंबर्स थे उनको फिर रखने की ज़रूरत प्रेसिडेंट को नहीं पड़ी। इसीलिए ये जो मल्टी मेंबर्स बॉडी बनी थी 1989 को, ये फिर से एक बार 1990 को ही सिंगल मेंबर बॉडी बनाएगी। ठीक है, 1990 को फिर से एक बार सिंगल मेंबर बॉडी मल्टी मेंबर से, लेकिन अगले 3 साल तक ही ये सिंगल मेंबर बॉडी रही। 1993 में फिर से एक बार इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया और 1993 के इस डिसीजन से फिर से एक बार ये बॉडी मल्टी मेंबर हुआ। फिर से एक बार यहाँ पे एक चीफ कमिश्नर और इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए।
अब फिर से 3 साल के बाद इसे करने की ज़रूरत क्या पड़े उसका भी रीज़न देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सामने जाएंगे। 1993 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे T.N. शेषन। बड़े खतरनाक से बंदे। उन्होंने इलेक्शन कमीशंस में बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए भी। अब आप सोचिए कि अगर इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे भाई। रिफॉर्म्स मतलब ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे अभी पावर में वो तो ये चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी तो और ख़राब हो जाए। T.N. शेषन बिल्कुल किसी से मानने से रहे, क्योंकि किसी भी इलेक्शन कमीशन को पोस्ट से हटाना ये बहुत, जिसको हम लोग कहेंगे कि मुश्किल प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट प्रोसेस ही लगती हैं। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हमने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के लिए जा रहा, मतलब वो इम्पीचमेंट प्रोसेस है। सीधा माइंड में यही रखो, आप सीधा माइंड में ये रखिए कि हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस थोड़ा सा जो टफ प्रोसेस है वो एक तो हमने देखा था प्रेसिडेंट को लेके, दूसरा हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को लेके देखा। इसके अलावा सारे कमीशन के कमिश्नर या फिर मेंबर्स को हटाना भी मुश्किल प्रोसेस है। सबको इम्पीचमेंट ही प्रोसेस है, मतलब मुश्किल वाला प्रोसेस है। हम बस वर्ड यूज नहीं करते, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ये वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन है मुश्किल, उसको इम्पीचमेंट नहीं कहेंगे। तो उनको ना ऐसे कोई भी हटा नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हटा सकता। तो अब करे तो करे क्या? अभी रिफॉर्म्स पे रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरी बैठी, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो एटलीस्ट इसी कारण अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि नहीं, फिर से एक बार इसको मल्टी बॉडी मेंबर्स मतलब कर लेते हैं। तो इसलिए 2 मेंबर्स नए अपॉइंट किए गए। और देखो फिर सामने प्रोविजन क्या की गई। कहा यह गया कि अब ये बॉडी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर, दोनों का स्टेटस ये सेम रहे। दोनों इन द सेंस तीनों का स्टेटस ये सेम रहेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि ये चेयरमैन है और ये मेंबर है तो इनका स्टेटस ज़्यादा है इनका कम, ऐसा नहीं। सबका तीनों का स्टेटस सेम रहेगा। और इलेक्शन कमीशन को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन मेजॉरिटी से लेना पड़ेगा। अब मेजॉरिटी मतलब मामला खत्म ना। अगर ये दोनों गलती से गवर्नमेंट के फेवर के हुए तो मेजॉरिटी तो उन्हीं दोनों की है। यहाँ पे चेयरमैन अपना कोई कास्टिंग वोट नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो गेंद है अपने पाले में लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया। क्लियर? ठीक है, चलो अब इस बॉडी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बॉडी बनी है, अब ये बनी है, एक तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 है इलेक्शन कमिश्नर। पहले इनका निकाल लेते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस मतलब मैं स्टेटस बता दूं आपको, वो प्रोसीडिंग ऑर्डर पता होगा ना? प्रोसीडिंग ऑर्डर नहीं पता आपको? प्रोसीडिंग ऑर्डर मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश के पहले नागरिक कौन। जब बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो जो सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा उसमें सबसे पहला मान हम लोग प्रेसिडेंट को देंगे। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को पहला मान देते हैं तो दूसरा भी तो मिलेगा ना किसी को, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, 5वां मिलेगा, ऐसे रैंकिंग रहता है। उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी अपना एक स्टेटस है, रैंकिंग है, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का भी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के भी है ना, सबका, गवर्नर का है, प्राइम मिनिस्टर का है, एक्स प्रेसिडेंट का है, सबका रैंकिंग है अपना एक, तो उसे कहेंगे हम लोग स्टेटस। तो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस, उनका सैलरी, इनके अलाउंसेस, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को जितना सैलरी मिलता है, जितने अलाउंसेस मिलता है, उनका ऑर्डर प्रोसीजर में जो भी रैंकिंग है, वही सारी चीज इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर का। और एकदम स्पेसिफिक लिखो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस। मतलब गलती से अगर क्वेश्चन बन जाए कि भाई इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर को सैलरी कितना मिलता है, और अगर वहां पे एक नंबर 2,80,000 रहे और दूसरा 2,50,000 रहे, तो कंफ्यूज मत होना। 2,80,000 ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सैलरी है, 2,50,000 ये जज का सैलरी है। तो हम जज की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नहीं। ठीक, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ये किया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस, सैलरी, अलाउंसेस, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतना। लेकिन 1993 में जब ये बॉडी मल्टी मेंबर बॉडी हुई, तो
जो ये जो दो इलेक्शन कमिश्नर दिख रहे हैं ना, उनको जोड़ दिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस, सैलरी एंड अलाउंसेस ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना, मतलब एक ही बात है, इनका भी स्टेटस, सैलरी एंड अलाउंसेस ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतना, इनको इनसे जोड़ा गया, ये ऑलरेडी से जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। तो बेसिकली दूसरी भाषा में हम लोग ये भी कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के सारे कमिश्नर का सैलरी, अलाउंसेस एंड स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ऑनलाइन क्लियर है क्या यार? और एक बात मैंने पहले क्लियर कर दी कि सारे डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं, ठीक है, 2 वर्सेस 1 ऐसे ही वो जाएंगे। सेम इलेक्शन कमिश्नर के चीफ कमिश्नर या फिर कमिश्नर, इनका जो टर्म है वो एक तो पोस्ट पे आने से 6 ईयर और उनके एज के 65। तो रिमूवल तो डिपेंड्स भाई, हम किनके रिमूवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तो है इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो है वो इलेक्शन कमिश्नर, दोनों की क्योंकि रिमूवल जो प्रोसेस है वो अलग अलग है दोनों के। हम पहले चीफ कमिश्नर की बात करेंगे। चीफ कमिश्नर के प्रोसेस को लेके प्रोविजन ये किया गया है कि जिस कारण से और जिस प्रोसीजर से हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल करते हैं, वही कारण और वही प्रोसीजर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल हो सकता है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पोस्ट से हटाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस दिए हैं वो दिए हैं मिसबिहेवियर एंड इनकैपेबिलिटी, और जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये है कि आपने अगर सुप्रीम कोर्ट आपने पहले लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं भी इनिशिएटिव लेना है, लोकसभा में रखना है तो 100 लोग, अगर इधर रखना है तो 50, चेयरमैन उसको एक्सेप्ट करेगा, वो भी उसकी इच्छा, करेगा नहीं करेगा, कर लिया तो फिर एक इंक्वायरी कमेटी बैठेंगी, 3 मेंबर्स बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस या फिर एक ज्यूरिस्ट, उन्होंने अगर दोषी कहा तो फिर वो स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास होगा। सेम प्रोसेस, ठीक है। तो इनके लिए तो ये रीजन लगता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकालने का जो भी रीजन और प्रोसीजर है सेम। इसको लेके इलेक्शन कमिश्नर जो है, इनको लेके जो प्रोविज़न था, क्योंकि 2021-22 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने थोड़ा सा चेंज किया, वो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन क्या था ये नहीं। इसके लिए सीधा प्रोविज़न ये है कि अगर इनके रिमूवल को लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया कि आप इनका रिमूवल कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट इनका रिमूवल करेंगे। एकदम सिंपल। इनके रिमूवल को लेके चीफ कमिश्नर एडवाइस दे सकते हैं या फिर चीफ कमिश्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। अगर चीफ कमिश्नर ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को तो फिर प्रेसिडेंट इनका रिमूवल कर सकते हैं। इस कमीशन और कमीशन के प्रोविजंस में हमें कुछ खामियां दिखती है। खामियां मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं या फिर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं ना जो लिखे नहीं गए हैं, जिन्हें बहुत अधूरा सा छोड़ा गया है। उसे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट देखिए खामियां की, इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर हो या फिर बाकी कमिश्नर हो, उनके क्वालिफिकेशन को लेके कोई कंडीशन नहीं रखा गया। क्वालिफिकेशन को लेके कोई बात नहीं है। अभी हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को देखा है कि एक बार वो रिटायर हुए तो वो कहीं पे भी सेंट्रल स्टेट में सर्विस नहीं दे सकते। लगभग ये प्रोविज़न हर कमीशन और उनके चेयरमैन और मेंबर्स पे लागू है, सब पे लागू है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर या कमिश्नर को लेके ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है कि आफ्टर रिटायरमेंट आप कहीं सर्विस नहीं दे सकते, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो मतलब वो दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं कि वो कहीं सर्विस नहीं दे सकते। थर्ड पॉइंट मेंबर्स कमीशन के। अब मेंबर्स कौन पहले से समझिए। मेंबर्स मतलब अभी हमने जितना वो जो बॉडी देखा ना वो मेंबर नहीं, उसमें से एक भी मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हम लोग। ऊपर में जितने लोग थे उनको हमने मेंबर्स नहीं कहा। एक तो हमने कहा जो चेयरमैन थे भाई उनको कहा हमने चीफ कमिश्नर, और जो थे बाकी के उनको हमने कहा इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर नहीं कहा। लेकिन आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अलावा भी क्या लगता है आपको, इतने बड़े देश का इलेक्शन ये बस 2-3 लोग लेते हैं? अरे बहुत बड़ा बॉडी है, मतलब इस बॉडी में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं कमीशन के। तो कमीशन के जो अदर मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को लेके कोई टर्म का प्रोविजन नहीं किया गया है। मतलब अगर वो अपॉइंट होते हैं तो 5 साल के लिए रहेंगे, 10 साल के लिए रहेंगे, ऐसा कुछ भी जो है वो उसका प्रोविजन नहीं किया गया है। तो मेंबर्स ऑफ कमीशन के टर्म को लेके कोई प्रोविजन नहीं है, कितने साल भी वो रह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ये 6 या 65, लेकिन मेंबर्स को लेके कोई टर्म नहीं, ठीक है। देन
2023 में सुप्रीम कोर्ट में केस आई थी, अनूप बशनवाल केस, जिस केस के जजमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा खासा हिलाया, लेकिन उसी जजमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलने से गिरने के लिए एक बेस भी दिया। तो क्या जजमेंट था और सारा मामला क्या था, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तब चीफ जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़ सर थे उस टाइम पे। बेसिकली 2-3 चीज़ों के लिए ये मामला गया था, और सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो डिस्कशन वाला मामला था वो ये कि पिछले कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन ये बहुत ही बायस लग रहा था, और बायस लग रहा था तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया था कि भाई जो कमिश्नर है बेसिकली ऐसा तो नहीं कि बड़ा बायस होकर वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके अगर कोई प्रोसीजर करे तो वेल एंड गुड। यहाँ पे देखिए ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। पहली बात तो क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं, ठीक है, मानते हैं कि इतना कुछ क्वालिफाइड रहने की या फिर क्वालिफिकेशन रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। अब प्रेसिडेंट अपने मर्जी से तो करेंगे नहीं, कौन एडवाइस देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट कर रही है, वो बंदा अगर बायस निकले तो कितनी बड़ी गड़बड़ है ना गड़बड़। तो इसको लेके क्वेश्चन मार्क उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके जो जजमेंट दिया था वो यही कि अब इसके बाद आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करते समय एक एडवाइजरी बॉडी का कंसर्न लेना पड़ेगा। एक एडवाइजरी बॉडी, ये जजमेंट का कोर पार्ट था कि अब यहाँ पे अपॉइंट होगा एक एडवाइजरी बॉडी। वो बॉडी 3 मेंबर्स रहेंगे वहाँ पे, वो बॉडी प्रेसिडेंट को कंसर्न करेगा, मतलब प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा और उस हिसाब से ही फिर प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट कर पाएंगे। तो उस बॉडी में, एडवाइजरी बॉडी में, एक तो रहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरे रहेंगे अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, और तीसरे मेंबर रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब पहले तो ये बॉडी अपॉइंट होगी, ये बॉडी सोचेंगी, ये बॉडी निकालेंगे कि हमने किस पर्सन को नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। और ऑफ कोर्स ना, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मामला कैसे हुआ। अब तक कौन देखता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले एक ही पर्सन दिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स उनके अपोज में अपोजिशन लीडर यहाँ पे हैं, और ऑफ कोर्स सीजीआई विदाउट, है ना, बायस होके वो बिल्कुल काम ना करके वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जो रिकमेंडेशन जाएगा प्रेसिडेंट को वो फेयर जाएगा, है ना। तो हम लोग ये मान के चलते हैं। तो इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दिया उस पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ये था जजमेंट इस केस का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट, इसलिए मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिल गया। क्लियर ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसी को लेके, जजमेंट को लेके, सेकंड जजमेंट ये था, अभी हमने देखा कि भाई अगर हमने चीफ कमिश्नर को निकालना है तो एक टफ प्रोसेस है, लेकिन बाकी जो कमिश्नर हैं वो तो बड़ा इजी वे से निकल रहे हैं, तो इनके तो इंडिपेंडेंस का कुछ है ही नहीं। तो इसमें जजमेंट ये था कि इनका रिमूवल भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे ही हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे। ठीक है, अब इतना बेहतरीन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट तो दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि जहाँ सरकार हिली वहाँ इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक बेस भी बना के दिया कि आप गिरो मत, रुको। इस जजमेंट को ख़त्म करते समय सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि जब तक पार्लियामेंट खुद हमने बनाए हुए रूल में चेंजेस नहीं लाती, हमने अभी जो जजमेंट दिया उसी हिसाब से सारी चीज़ें करें होंगी। ये जजमेंट लास्टली ये कह रहा है कि जब तक पार्लियामेंट खुद इस जजमेंट पे, इस डिसीजन पे कुछ चेंजेस नहीं करते, तब तक इसी जजमेंट से सारी चीज़ें होगी। मतलब अपॉइंटमेंट ऐसा होगा और इनका जो रिमूवल है वो इस तरीके से होगा। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट इसमें चेंजेस कर सकती है। पार्लियामेंट ने बिना रुके नेक्स्ट सेशन में ही 2024 में इसको लेके अमेंडमेंट किया और इस बॉडी से सीजीआई को हटा दिया, मामला खत्म। ठीक है, तो इसीलिए तो एक तरीके से यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हिली, दूसरी तरीके से उनको बेस भी मिल गया, खुद अपने हाथों से दे दिया उनको सारी चीज़ें कि आप कर सकते हैं। डिसीजन ये था, जजमेंट ये था कि पार्लियामेंट जब तक खुद चेंजेस नहीं लाती तब तक इसी रूल से सारी चीज़ें चलेंगी, मतलब पार्लियामेंट इसमें चेंजेस ला सकती। लास्ट पॉइंट, पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। लिख लो 1 by 1, इतना कुछ वो नहीं है, मतलब समझाने जैसा। लिख लो फर्स्ट पॉइंट, वोटर लिस्ट रेडी करना, इलेक्शन कमीशन ही करेंगे ऑफ कोर्स। वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करना, इलेक्शन टाइम टेबल बनाना,
देन पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रूवल देना, और सिर्फ उनके पार्टीज को ही नहीं, मतलब वो तो देंगे ही पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा उनको जो साइंस मिलते हैं, साइन है ना, सिंबल्स है ना, वो भी इलेक्शन कमीशन ही देता है। देन इलेक्शन के टाइम पे कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसे कहते हैं हम लोग। पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज, यस, रिकॉग्नाइजेशन, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। एंड लास्ट पॉइंट, अनक्वालिफाइड मेंबर्स को लेके प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना। अब शायद ये आपको क्लिक नहीं हो रहा होगा, आपने पढ़े हैं ये, लेकिन शायद आपको नहीं याद आ रहा होगा कि ये क्या मसला है, अनक्वालिफाइड मेंबर्स कौन से हैं जिसको लेके वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि ये मेंबर अनक्वालिफाइड हैं। तो जब हमने ना राज्यसभा पढ़ा है, तो राज्यसभा में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, उस पर्सन ने अगर करप्शन किया, अगर वो करप्शन इलेक्शन का है, तो याद है ना 6 साल तक वो, ठीक, इसको लेके कोई भी डिसीजन लेने का राइट प्रेसिडेंट का है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट के पास ये रूल्स है कि वो देखेंगे कि भाई कौन क्वालिफाइड और कौन अनक्वालिफाइड? बेसिकली ये कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये रूल्स उनके हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि ही इज नॉट क्वालिफाइड, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे, उसका क्वालिफिकेशन वहां से खत्म कर देंगे। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट हमने रखें। डन, ठीक है, 2 कमीशन हमने पढ़े, क्लियर है? ठीक, चलो।